हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैंने नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के लिए पोल क्रिएट किया था टेलीग्राम ग्रुप पर और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में, जिसमें जो वोटिंग की गई है स्टूडेंट्स के द्वारा, वो है कि ज़्यादा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि आईआईटी में एमएससी या मास्टर्स पीएचडी करने से हमें क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कोई डिफरेंट चीज़ हमें मिलती है या नहीं मिलती है, वो सारी चीज़ें आपको जाननी है। आपने वोटिंग करी है, उसके लिए थैंक यू। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स से समझेंगे, कुछ एस्पेक्ट से समझेंगे कि किस तरह से आईआईटी आपको बेनिफिट्स देती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स देती हैं, क्या आपको पर्क्स मिलते हैं मास्टर्स के दौरान, सारी चीज़ें। पहला है हमारा फ़ीस कंपैरिजन। बेसिकली आईआईटी में कोई भी स्टूडेंट जब आता है तो उसके पास एक सबसे बड़ा हर्डल होता है कि फ़ी क्या है, कितनी फ़ी हमें चाहिए होती है। दूसरी चीज़ हम फोकस रखेंगे कैंपस फैसिलिटी के ऊपर, हॉस्टल्स वगैरह। तीसरी चीज़ हम फोकस रखेंगे रिसर्च इन्वायरमेंट, रिसर्च का कोलैबोरेशन कैसा होता है आईआईटी में दूसरी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में। एंड लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन है, वो है प्लेसमेंट असिस्टेंट। मतलब अगर आप आईआईटी में एमएससी करोगे तो क्या आपकी प्लेसमेंट लगेगी, अगर लगेगी तो कितने की लगेगी, कहाँ लगेगी, किस इंडस्ट्री में आप लोग एलिजिबल होंगे, और अगर नहीं मिलेगी तो फिर देन फर्दर क्या आपको उसका फ़ायदा है एमएससी करने का। तो सबसे पहले हम जो है शुरू कर लेते हैं वीडियो। अगर आपको लास्ट में अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम कवर करते हैं फ़ी कंपैरिजन की। देखिए, ये तो बिल्कुल सच बात है कि आईआईटी में जो फ़ी होती है वो थोड़ी हाई होती है। यानी जो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में देखेंगे तो आईआईटीज़ की फ़ीस हमेशा हाई ही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी आईआईटीज़ की फ़ीस कॉमन होती है, सभी की फ़ीस हाई होती है। जैसे कि आईआईटी कानपुर, जो कि टॉप आईआईटी में आता है, इसकी फ़ीस ओनली 20 to 25,000 पर सेमेस्टर विद मेस होती है। यानी अगर आप एमएससी में एडमिशन लेते हैं, एमएससी फिज़िक्स 2 ईयर में, तो आपको 20,000 से 25,000 रुपये एक सेमेस्टर यानी 6 महीने के पे करने होते हैं। अगर हम देखें, यही फ़ीस जो है ये किसके इक्वल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इक्वल होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी फ़ीस 17 से 20,000 रुपये पर सेमेस्टर पहुँच जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे हाईएस्ट फीस जो होती है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद की, जो कि मुझे जैसा पता है 57 to 58,000 पर सेमेस्टर लगते हैं वहाँ पर, विद हॉस्टल विद मैस। तो आप देख सकते हैं सारे आईआईटीज़ की फ़ीस इक्वल नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे आईआईटीज़ हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली है। आईआईटी कानपुर के बाद फिर जो सबसे लेस फीस वाला इंस्टीट्यूट है वो है आईआईटी दिल्ली, जहाँ पर मेरे ख्याल से 28 से 30,000 28 to 30 के पर सेमेस्टर फीस आपको चार्ज करते हैं वो लोग, और इसमें हॉस्टल और मैस इंक्लूडेड है। तो फ़ी कंपैरिजन के अकॉर्डिंग और फैसिलिटी जो वो लोग देते हैं उसके जो है, अगर हम देखें जो रेशो है वो सही है। यानी कि फ़ीस उतनी ज़्यादा भी हाई नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आप लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आप 2 ईयर्स के लिए जाते हैं। आप लोग बीटेक के स्टूडेंट्स नहीं है जो आप 4 ईयर वहाँ पर अपना जो है बिताएंगे, स्पेंड करेंगे। तो 2 ईयर्स में आप वो सारी चीज़ें शायद यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपके चार्जेस लग जाते हैं उस चीज़ के। तो फ़ी की अगर हम बात करें तो फ़ी और जो फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं उसका जो रेशो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। यानी कि अगर आप लोग पैसा भर रहे हैं 20,000, तो आपको फैसिलिटी वो 40,000 की प्रोवाइड करते हैं। आप लोग मतलब फ़ीस के कंपैरिजन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर बात आता है कि सर फ़ी हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि टॉप आईआईटी आपको नहीं मिलती है। जैसे आईआईटी गुवाहाटी की भी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, 46 to 49,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर है। फिर आईआईटी रुड़की की भी थोड़ी ज़्यादा है, 40,000 प्लस है। तो आईआईटीज़ की फ़ीस अगर हम एवरेज देखें तो आपको 35,000 से ज़्यादा पड़ ही जाता है। आप इतनी फ़ीस, आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो मिडिल क्लास स्टूडेंट होता है। तो देखिए क्या होता है, आईआईटीज़ में एक और आपको बेनिफिट मिलता है कि जो ओल्ड की आईआईटीज़ होती हैं, यानी जो टॉप की आईआईटीज़ होती है, वहाँ पर एमसीएम यानी मेरिट कम जो है आपको स्कॉलरशिप मिल जाती हैं। वहाँ पर अब एमएससी के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं एमसीएम स्कॉलरशिप के लिए, और आपको मतलब देखा जाता है कि हर क्लास में 5% स्टूडेंट को मिल जाता है ये स्कॉलरशिप, और वहाँ पर आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप मिल जाएगी। तो फ़ी के कंपैरिजन में और स्कॉलरशिप जो है अभी स्टार्ट हो गया है एमएससी के लिए भी डिफरेंट आईआईटीज़ में, और अगले 5 से 6 सालों में सभी आईआईटी में ये एमसीएम स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कंडीशन है कि आप वो सारे जो क्राइटेरिया हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो फ़ी कंपैरिजन हो गया। देखिए, सारे आईआईटीज़ की फ़ीस को देखने के लिए आप रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर देख सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एवरेज फ़ीस 35,000 से ज़्यादा ही है।
हाईएस्ट फीस कितनी है मैंने बताया आपको 57,000 पर सेमेस्टर इन आईआईटी हैदराबाद, जिसमें कि हॉस्टल फैसिलिटी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। और सबसे कम फीस आईआईटी कानपुर एमएससी 2 ईयर, जिसकी फ़ीस 20 से 25,000 के बीच में पर सेमेस्टर होती है। तो फ़ी कंपैरिजन अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करेंगे थोड़ा तो फीस ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फिर फैसिलिटीज़ जो होती हैं, जो आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह जो होती हैं, तो उतना अच्छा नहीं होता जो कि आईआईटी में आपको मिलता है। ठीक है, अगर आप इसको कॉम्प्रोमाइज़ करके देखें तो कोई बात नहीं, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कैंपस की फैसिलिटी को लेकर, हॉस्टल वगैरह। तो इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आईआईटी के कैंपस बहुत बढ़िया होते हैं, चाहे वो कोई सी भी आईआईटी क्यों ना हो। सबसे बढ़िया, जैसे आपको पता होगा कि हमारे पूरे इंडिया में जो सबसे ब्यूटीफुल कैंपस है वो आईआईटी गुवाहाटी का है, एनआईटी श्रीनगर के साथ साथ। इन टॉप 5 ब्यूटीफुल कैंपस के अंदर आईआईटी गुवाहाटी और एनआईटी श्रीनगर दोनों ही आते हैं। तो कैंपस के मामले में यानी कि जो कैंपस इन्वायरमेंट होता है, ग्रीनरी होती है, वो आईआईटी में हमेशा ही होती है। ऐसा नहीं है कि आईआईटी कानपुर में नहीं होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की ब्यूटीफुल कैंपसेस में से आईआईटी भी एक है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ आपको जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो तो टॉप क्लास की होती ही हैं। ये ध्यान रखिए, ये भी जो जहाँ मैं अभी बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ ये एक हॉस्टल रूम ही है। तो यहाँ पर आपको जो फैसिलिटी मिलती है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही होती है। जैसे कि यहाँ आईआईटी जोधपुर में तो एक सिंगल रूम आपको एयर कंडीशन के साथ मिलता है। बहुत आईआईटीज़ में ऐसे ही सिस्टम है, जैसे आईआईटी इंदौर में तो बीएचके का हिसाब होता है, यानी कि एक पूरा फ्लैट टाइप बना होता है जिसमें 5 रूम्स होते हैं, अलग अलग रूम्स होते हैं हर स्टूडेंट के। फिर उसमें एक कंबाइंड किचन भी दिया होता है, जिससे कि अगर स्टूडेंट मैस में नहीं जाना चाहता है तो बना भी सकता है, जिसमें इंडक्शन कुकर लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम अलग अलग आईआईटीज़ में बने हुए हैं। कहीं कहीं पे ऐसा भी है जहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनकी फैसिलिटी थोड़ी ख़राब है। जैसे कि मुझे पता है कि आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर में क्या है कि इनिशियली यानी फर्स्ट ईयर में एक रूम में 2 या 3 स्टूडेंट्स रहते हैं, एंड देन सेकेंड ईयर में शायद सिंगल रूम कर देते हैं, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और हॉस्टल जो हैं वो बहुत कम बने हुए हैं। आईआईटी दिल्ली में 12 हॉस्टल्स हैं, बट 6 से 7 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। बीटेक, एमटेक, एमएस, पीएचडी, एमएससी, इन सभी के मिला के जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं हो पाती है। इसलिए एक रूम में 2 या 3 स्टूडेंट्स भी रहने पड़ते हैं। तो कुछ आईआईटीज़ में ऐसा सिस्टम है, लेकिन हॉस्टल कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस है, हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो है ड्यू हो जाती हैं, वो कवर हो जाती है उस चीज़ में। लेकिन हॉस्टल फैसिलिटीज़ कमाल की मिलती है। अगर आप 2 स्टूडेंट रहें, 3 स्टूडेंट रहें, स्पेस की कोई कमी नहीं होती किसी भी आईआईटी में। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्या है, आपको प्राइवेसी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो स्टूडेंट सिंगल ही करना चाहता है, जैसे सिंगल स्टडी। आप कभी भी कुछ भी पढ़िए, 2 बजे रात में पढ़िए, 3 बजे रात में पढ़िए, कभी भी पढ़िए। अगर आप किसी रूम पार्टनर के साथ रह रहे हैं किसी एक रूम में, तो हो सकता है उसका शेड्यूल कुछ अलग हो और आपका शेड्यूल अलग हो, तो उस हिसाब से फिर आपको मैनेज करना पड़ता है वहाँ पर। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट ये भी चाह रहा होता है कि उसे कोई पार्टनर मिले, रूम पार्टनर, जिसके साथ वो शेयर कर सके अपनी बातें। तो हर किसी का एक अपना अपना लाइफ होता है जीने का, तो वो आईआईटीज़ में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर बात आती है कैंपस की, और हम बात करें कैंपस की तो मैंने आपको ग्रीनरी बता दी, हॉस्टल बताया। हॉस्टल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी आईआईटी में, जैसे आपने सुना होगा कि रैगिंग वगैरह हो गया या कुछ और हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता कहीं पर। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक और आपको बेनिफिट मिलता है जब आप ऐसे कैंपस में आते हो, आईआईटी के कैंपस में आते हो, कि आपने नाम सुना होगा, आई होप, कि शिरू कैफ़े करके नाम होता है। ये एक चेन है, चेन ऑफ आउटलेट्स हैं जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ ही कंट्रीज़ में हैं। इंडिया में 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ में हैं आईआईटीज़, 5 आईआईटीज़ में ये शिरू कैफ़े के आउटलेट्स हैं। कौन कौन से में? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इंदौर, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी पटना में। आईआईटी हैदराबाद में भी है और आईआईटी पटना में कंस्ट्रक्शन में है, यानी 6 आईआईटीज़ में ये अगले साल तक हो जाएगा। ये क्या करती हैं? आप बोलेंगे सर इससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये तो एक आउटलेट है, हमें पे करना होगा। जी नहीं, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 4 टाइम्स अ डे फ्री बेवरेजेस मिलते हैं, यानी आप कॉफ़ी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, टी पी सकते हैं। आपको यहाँ पर एक भी सिंगल पेनी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या करना होता है, बस आपकी जो आईआईटी की वैलिडिटी कार्ड होती है वो उसको अपना इसते हैं बार कोड को, आपको फिर वो पूरा ग्लास भर के जो भी आपको बेवरेज चाहिए आप बोलेंगे वो दे देते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि फिर आपको सीसीडी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको स्टारबक्स की जो है चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कैंपस के अंदर ही बैठकर आराम से 4 टाइम्स अ डे जो है जूस, चाय, कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया यूज़फुल है, जो कि अभी कुछ ही आईआईटीज़ में है, लेकिन आईआईटी में है। तो जिसका आईआईटी इंदौर में एडमिशन हुआ, आईआईटी हैदराबाद में, उसके पास ये काफ़ी मौका है
कि वो ऐसे इंजॉय कर सकता है कैंपस में। इसके साथ साथ कैंपस में कहीं कहीं ऐसे भी हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बने होते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस यानी मान लीजिए कि आपका जो है शॉप ख़त्म हो गया है, अब आप साबुन खरीदने के लिए सिटी तो जाएंगे नहीं, यानी बेसिकली आप कैंपस से बाहर तो जाएंगे नहीं, तो उसके लिए क्या होता है कि कैंपस के अंदर ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाई जाती है। जैसे IIT दिल्ली में तो बहुत बड़े बड़े दुकानें हैं, हर IIT में है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है जिससे कि जो रेगुलर जो ग्रॉसरीज आपको चाहिए होती है वो आपको मिल जाए बहुत ही जल्दी कैंपस के अंदर। तो ये फैसिलिटी हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं होती, जनरली नहीं ही होती है, लेकिन IIT में ये चीज़ आपको मिलती है। आपने इस चीज़ के लिए भी पे करे होते हैं, वो आपको पता नहीं चलता फीस डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर इसके साथ साथ लॉन्ड्री सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें जो है आपके कैंपस में अवेलेबल होती हैं, जिससे कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कैंपस से। कैंपस की फैसिलिटी कमाल की होती है, चाहे वो कोई सी भी IIT हो। हाँ, कुछ थर्ड जनरेशन IITs है जैसे जो कि 2016 में स्टार्ट हुए हैं, उनको अभी वो स्ट्रगलिंग फेज़ में है। स्ट्रगलिंग फेज़ में कहने का मतलब उनकी हॉस्टल अभी कंस्ट्रक्शन लेवल पर है। जैसे ही वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे वो भी उसी लेवल के हॉस्टल्स हो जाएंगे जो कि अभी जितने भी IITs में हॉस्टल्स हैं। तो बेसिकली IIT के कैंपस अप टू द मार्क होते हैं, आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना रैगिंग, कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं, पानी की प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की पानी नहीं प्रॉब्लम नहीं, वाईफाई की कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एवरेज IIT में आराम से आपको 50 to 60 Mbps की स्पीड मिल जाती है, और IIT रुड़की में तो सबसे फास्टेस्ट मैंने सुना हुआ है जहाँ की 100 Mbps के पार भी चली जाती है स्पीड। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको इंटरनेट इन सब चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक लोकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हो सकता है वहाँ भी वाईफाई लगा होता है, बट जो स्पीड होती है, जो आपको वर्क के लिए जो स्पीड चाहिए होती है वो नहीं मिलती है ना। तो ये एक कैंपस फैसिलिटी के अंदर हमने बातें करी है। तीसरी बात होती है हमारी रिसर्च कोलैबोरेशन और इन्वायरमेंट को लेकर। देखिए, आपको एक चीज़ तो पता होगा कि गवर्नमेंट जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो IIT पे आंख बंद करके पैसा खर्च करती है। उन्हें ये मतलब नहीं है कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। वो IIT और कुछ और NITs, IIITs पे जो पैसा है वो खूब खर्च करती हैं। इसीलिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके पीछे रहने का भी एक ये रीज़न है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को फिक्स्ड फंड दे देते हैं, बस बात खत्म। लेकिन IIT को जब भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो उन्हें फ़ंड देते ही देते हैं। वो ये नहीं पूछते कि आपको क्यों फ़ंड चाहिए, अभी तो आपने फ़ंड लिए थे, ऐसा नहीं पूछते। तो मान लीजिए कि आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप मास्टर्स के सेकंड ईयर में हैं, 3rd या 4th सेमेस्टर में आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत ही सीरियस हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर। आपको क्या चाहिए, एक कोलैबोरेशन चाहिए उससे रिलेटेड, यानी कि आपने एक जापानीज़ प्रोफेसर या जापानीज़ स्टूडेंट से बात करी हुई है, वो आपको अब वहाँ बुला रहे हैं। क्या होगा, आपने रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए बात करी है तो आपको इजीली ट्रैवल अलाउंस या कोई भी चीज़ इजीली आपको मिल जाएगी। लेकिन यही चीज़ अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, इवन प्रोफेसर्स के, कॉलेज के जो है डायरेक्टर्स के साथ बात करनी पड़ती है। लेकिन IITs में ऐसा नहीं होता, आपको कोलैबोरेशन इतना स्ट्रांग होता है और फंडिंग इतनी ज़्यादा होती है IITs में कि आपको रिसर्च के लिए अगर आप डेडिकेटेड हो, सीरियस हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पर ये देखिए, फंडिंग की बात हमने करी है, यहाँ पर बात आती है कोलैबोरेशन की भी। IITs से जो मास्टर्स करते हैं उनके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका होता है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो डॉक्टरेट के लिए, PhD के लिए अब्रॉड अप्लाई कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि कौन सी IIT से हो आप, हर IIT के कहीं ना कहीं 2 या 3 यूनिवर्सिटी में बाहर जो है MOU साइन किया होता है उन्होंने, कोलैबोरेशन होता है जहाँ कि आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काम का है और आप उससे सीरियसली वर्क करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो लोग आपको शॉर्टलिस्ट भी करते हैं। इवन कभी कभी तो डायरेक्ट ले लेते हैं एडमिशन कि हाँ आप यहाँ से आए तो आप यहाँ PhD कंटिन्यू करिए। इवन वो कभी कभी खुद भी आते हैं यहाँ पर कि हम IIT बॉम्बे में जा रहे हैं और IIT बॉम्बे के कुछ मास्टर्स के स्टूडेंट को PhD ऑफर करते हैं। जैसे आपने सुना होगा IIT बॉम्बे और मोनाश यूनिवर्सिटी का एक PhD प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम है, जो कि मोनाश यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट IIT बॉम्बे में कंप्लीट कर सकते हैं और IIT बॉम्बे के स्टूडेंट मोनाश यूनिवर्सिटी में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारे सिस्टम हर IIT में होता है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप MSc करते हैं तो बाई चांस ऐसा होता है कि आपको बाहर अब्रॉड में PhD करनी है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। बस ये डिपेंड करता है, ये नहीं कि आपने MSc कर ली तो अब आपको अब्रॉड में एडमिशन डायरेक्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है। आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपने जो मास्टर्स की थीसिस लिखी है वो बहुत यूनिक होना चाहिए, आप उस पर वर्क करना चाहते हैं आगे डॉक्टरेट में और उस स्पेशलाइजेशन में आप काम करना चाहते हैं,
तभी वो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जो कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू जाएंगे, क्योंकि हाँ कुछ ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनके कोलैबोरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे BHU हो जाता है, इनके कोलैबोरेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं बाहर, क्योंकि प्रोफेसर्स काफ़ी जो है एज्ड होते हैं, उनके कोलैबोरेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं बाहर। लेकिन कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और लोकल यूनिवर्सिटी में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। इसके बाद आते हैं बात कि फाइनली प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। क्या आप IIT जैम एस्पिरेंट हैं और आपको एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि आप किस तरह IIT जैम के साथ साथ अपने BSc के स्कोर को भी इम्प्रूव करें? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में यही बात चल रही होती है कि यार अगर मैं IIT जैम की प्रिपरेशन में लग गया, कहीं मेरे BSc में कम स्कोर ना आ जाए, और अगर मैं BSc के स्कोर में लग गया तो कहीं मेरे IIT जैम में कम मार्क्स ना आ जाए। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लोगों ने मिलके अनअकैडमी पे न्यू सीरीज स्टार्ट करी है, न्यू सेशंस स्टार्ट करे हैं, जिसमें कि आपको वीकडेज में BSc की क्लासेस भी पढ़ाई जाएंगी, BSc का सिलेबस भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा, और वीकेंड में उसी टॉपिक्स के उसी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर प्रॉब्लम्स भी करवाए जाएंगे। तो अनअकैडमी ने ये बहुत ही यूनिक चीज़ स्टार्ट करी है, जो कि इससे पहले कोई भी प्लेटफॉर्म आपको नहीं दे रहा था, कि आप BSc के साथ साथ IIT जैम के साथ साथ BSc की भी तैयारी कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप बहुत ही अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सो दैट अगर आपको कोई भी कोर्सेज या कोई भी चीज़ें देखनी है आप उसे आसानी से एक्सेस कर सकें। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा हर्डल यही होता है कि यार प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने देखा है जहाँ तक कि 50% ऑफ द स्टूडेंट यही सोच के IIT में आते हैं, क्योंकि IIT में जो फेमस है IIT जिस चीज़ के लिए वो है प्लेसमेंट के लिए, पैकेज के लिए। तो क्या MSc के स्टूडेंट भी उन प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हैं, या वो सिर्फ डिग्री के लिए ही भी उन डिग्री ही मिलेगी और फिर वो अपना वो जहाँ कहीं भी जाए? तो देखिए स्टूडेंट, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि चाहे वो MSc का स्टूडेंट हो, MTech का स्टूडेंट हो, PhD का स्टूडेंट हो, MTech PhD, MSc PhD, BTech, कोई से भी कोर्स का कोर्स हो, MBA का हो, किसी भी कोर्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो MA का ही क्यों ना हो, IIT अब MA भी कराती है, कोई भी कोर्स का स्टूडेंट हो वो प्लेसमेंट में बैठ सकता है। ये IIT की एश्योरेंस होती है। लेकिन कंपनी शॉर्टलिस्ट आपको करेगी या नहीं करेगी वो आपके प्रोफाइल, आपके CV, आपके रेज्यूमे पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आपने करी है MSc फिजिक्स, आपने कोई भी टेक्निकल कोर्स नहीं किया हुआ है, जैसे आपने ना जावा स्क्रिप्ट करी हुई है, ना कोडिंग करा हुआ है, मतलब कोई भी कोडिंग का कोर्स नहीं किया हुआ है, आपको पाइथन भी नहीं आती है, तो आपको कोई भी जो टेक्निकल कंपनीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो आपको क्यों शॉर्टलिस्ट करेगी, है ना? आपको कौन शॉर्टलिस्ट करेगा? आपको एजुकेशनल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं वही आपको शॉर्टलिस्ट करेंगी। एग्जांपल आकाश इंस्टीट्यूट, फिटजी, श्री चैतन्य, बंसल, और भी जितने भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से रिलेटेड कंपनीज होती हैं, ठीक है, जैसे चेक इंडिया आपने नाम सुना होगा, या इसमें आपको जो है अभी रिसेंटली टॉपर, बायजूस और आपका वेदांतु, ये सारी कंपनीज जो है वो अब IITs में जाती हैं रिक्रूट करने के लिए, और उनका मेन प्रायोरिटी अब MSc हो गया, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की नॉलेज ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू BTech। पहले BTech वालों को ही लेते थे जब MSc का कोर्सेज नहीं होता था IITs में, लेकिन अब MSc और MSc PhD दोनों ही आने की वजह से वो लोग अब ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं मास्टर्स के स्टूडेंट को इंस्टेड ऑफ BTech। तो आपके पास एक मौका होता है प्लेसमेंट में, तो आप बैठ सकते हैं। ये मेरा फाइनल मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको ज़्यादा कहीं पर ढूंढने की, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कोर्स से हो, लेकिन आप IIT में स्टूडेंट हो, आप एक IITian हो, तो आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। लेकिन इनिशियली आपको, अगर आप MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स कर रहे हैं, तो आप एजुकेशनल इंडस्ट्री पे 100% शॉर्टलिस्ट हो सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी CGPA वगैरह कितनी है और रेज्यूमे आपका क्या क्या कह रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर बाई चांस आप चाहते हो कि मुझे टेक्निकल जॉब चाहिए, मुझे कोडर का जॉब चाहिए, मुझे एनालिस्ट बनना है, मुझे मार्केटिंग के जॉब में जाना है, इवन फिजिक्स के स्टूडेंट जा सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ IITs में, इवन कुछ नहीं, मेरे को पता है 90% IITs में ऐसा सिस्टम है कि आप अपने डिपार्टमेंट के अलावा भी किसी दूसरे डिपार्टमेंट के कोर्सेज़ को कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो डिपार्टमेंट आपको अलाउ करे या नहीं, कर देते हैं ज़्यादातर। तो अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे फिजिक्स का डिपार्टमेंट का जो स्टूडेंट है वो डाटा साइंस का कोर्स करना चाहता है, वो कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से करना चाहता है, तो अगर ऐसा वो करता है और अलाउ कर ही देते हैं, तो आपको कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे। जैसे कि आप डाटा एनालिटिक्स का कोर्स सीख सकते हैं, आप ई-मार्केटिंग का कोर्स सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीख सकते हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्लासेस चल रही होती हैं, और लेकिन आप उससे ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जब आप ऐसे कोर्सेज करेंगे
तो जो उसका जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, जो आपका ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, उसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाएंगी और आप उसको रेज्यूमे में भी अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं कि आपने ये कोर्सेज़ करे हुए हैं। ठीक है, इनफैक्ट आप NPTEL के कोर्सेज़ भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं और उसे आप अपने रेज्यूमे में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, जब कंपनी आपका रेज्यूमे देखेगी उसे पता चलेगा कि आपने ये कोर्सेज़ करे हुए हैं, और कंपनी हमेशा उन्हीं शॉर्टलिस्ट करती है जिन्होंने वो कोर्सेज़ करे होते हैं। और फिर आपको टेक्निकल जो कंपनीज़ होंगी वो भी शॉर्टलिस्ट करेंगी और फिर आपको इंटरव्यू और वो सारे HR राउंड आपको क्रैक करने पड़ते हैं और फिर उसके बाद जो है आपकी जॉब लग जाती है। यानी दोनों तरीके से आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं और आपको दोनों ही तरीके से जॉब लग सकती है। पहला वाला तरीका तो 100% है कि एजुकेशनल फील्ड में आपको हमेशा शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और मैं आपको सैलरी पैकेज भी बता देता हूँ। एजुकेशनल फील्ड में मिनिमम पैकेज आपका 7 से 8 लाख और मैक्सिमम मैंने देखा है 19 से 20 लाख रुपए तक की जॉब गई है MSc फिज़िक्स में। एक IIT बॉम्बे की स्टूडेंट की, जो कि MSc मैथ्स का स्टूडेंट था, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं तो इसीलिए उसकी 27 लाख की पैकेज गई थी। सबसे मिनिमम MSc फिज़िक्स का 7 लाख रुपए का भी पैकेज गया हुआ है। तो प्लेसमेंट होती है और सैलरी भी अच्छी लग जाती है। लेकिन अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट से कोर्स कर लेते हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। डिपेंडिंग है कि आपको जॉब ही चाहिए, आप फिज़िक्स की लाइन में नहीं जाना चाहते हैं तो आपको कोडिंग वगैरह करनी पड़ेगी। इनफैक्ट आप फिज़िक्स के स्टूडेंट को भी कोडिंग सीख लेनी चाहिए, पाइथन वगैरह सीख लेना चाहिए, क्योंकि पाइथन जो है आपके एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में भी डाटा एनालिसिस ही करना होता है। इनफैक्ट कोई भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको डाटा एनालिसिस करना ही होता है, तो पाइथन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आज की डेट में, तो सीख लेना चाहिए आपको। इवन आप एक्स्ट्रा टाइम मिले आपको समर वेकेशन या विंटर वेकेशन में तो सीख लेना चाहिए कोडिंग के कोर्सेज़, क्योंकि कुछ IITs ऐसा होती है जो अलाउ नहीं करती है, लेकिन 90% IITs में ऐसा सिस्टम होता है कि आप अपने डिपार्टमेंट के अलावा भी दूसरे डिपार्टमेंट के कोर्सेज़ पढ़ सकते हैं और अपने क्रेडिट में ऐड कर सकते हैं। तो प्लेसमेंट भी होती है और उसका एक सिस्टम होता है। मैं आपको उसका प्रोसेस समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। जब प्लेसमेंट सीज़न होता है, जैसे अभी प्लेसमेंट सीज़न चल रहा है हर IITs में, तो क्या होता है, एक वेबसाइट होती है हर IIT की, कॉमन प्लेसमेंट सेल वाली वेबसाइट होती है, जहाँ पर हर स्टूडेंट को, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट को उस IIT के रजिस्टर करना होता है। अपनी ईमेल ID, अपनी पासवर्ड, जो भी चीज़ें, अपनी सारी रिज्यूमे वगैरह अपलोड करनी होती है। और जो जो कंपनीज़ ने रजिस्टर किया हुआ है, कौन कौन सी कंपनी आ रही है, वो कंपनी फिर आपके रेज्यूमे को देखकर आपको शॉर्टलिस्ट करती है और आपको मेल मैसेज वगैरह आ जाता है। यही सिस्टम होता है प्लेसमेंट का। और एक और यहाँ पर सिस्टम होता है बहुत ही, मतलब ये आप अच्छा भी कहिए बुरा भी कहिए, क्योंकि हर IIT में सेम नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक ऑफ़र मिल जाता है और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, जैसे मान लीजिए कि आपको पहला ऑफ़र आकाश इंस्टीट्यूट से आ गया और वो 10 लाख का आपको ऑफ़र दे रही थी आपको, और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप फर्दर किसी भी राउंड में आप बैठ नहीं सकते। अब आप प्लेस्ड हो चुके हो, अब आपकी जॉब लग गई है। अब आप फर्दर किसी भी कंपनीज़ में अप्लाई या शॉर्टलिस्ट होंगे भी तो भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो अगर ऐसा होता है कि अब आकाश इंस्टीट्यूट 10 लाख दे रही है और फिटजी आपको 13 लाख दे रही है, तो आपने ऑलरेडी आकाश का एक्सेप्ट कर रखा है, तो अब आप फिटजी वाले को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसा भी होता है। तो बहुत सोच समझ के ऐसा जो है आपको डिसीजन लेना होता है उस टाइम पर। लेकिन प्लेसमेंट होता है, ये कभी अपने दिमाग में मिसकंसेप्शन मत रखिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिएगा कि IITs में प्लेसमेंट MSc की नहीं होती है। हाँ, कंपनीज़ कम होंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने टेक्निकल कोर्सेज नहीं करे होते हैं, इसलिए अगर आपने सीखे हुए हैं, आपके रिज्यूमे में एडेड है, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों के बेसिस पर अगर आपने देखा होगा तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है। और यहाँ पर PhD करने के बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, आप PhD कर ही सकते हो। और कुछ तो ऐसी IITs हैं जो कि IIT में PhD में एडमिशन IIT के MSc के स्टूडेंट को डायरेक्टली देती है, यानी आपको नेट, गेट, जेस्ट इन ऐसे एग्जामिनेशंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मुझे पता है कि IIT रोपड़ और रुड़की, हैदराबाद, बॉम्बे, मद्रास, ये कुछ IITs हैं जो कि अगर आपने IIT से MSc करी हुई है तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आप वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। ये 4 IITs मैंने बताए। यानी कि IIT में अगर आपको PhD करनी है और अगर आपने IIT से MSc करी है तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू देना है, कोई टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं होती है। शर्त यह है कि आपकी IIT में MSc में 8 CGPA से ऊपर होनी चाहिए। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ऐसे नहीं, मैंने तो बहुत कम गिनवाए हुए हैं। अगर आपको कुछ और पूछना है इनसे रिलेटेड कि सर ये चीज़ें और मिलती हैं क्या, ज़रूर कमेंट करिए नीचे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि आपको कितना फ़ायदा होने वाला है IIT में MSc करने से। और
इनफैक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ख़राब नहीं है, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं दोनों के बीच में। और जैसा कि आपको पता है, मैंने BHU के बारे में बताया था, BHU भी वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। अगर आपको जानना है कि BHU और IIT बॉम्बे के जियो फिज़िक्स के कोर्स का कंपैरिजन, BHU जियो फिज़िक्स और IIT बॉम्बे के जियो फिज़िक्स का कंपैरिजन, तो ज़रूर कमेंट करिए। मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और उसमें हम समझेंगे कि क्या कंपैरिजन है, किस में कहाँ ज़्यादा पढ़ाई है, रिसर्च है, प्लेसमेंट है, वो सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, क्योंकि हो सकता है वो भी ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहा होगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।